हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो था 1700 टू 1857। तो आज का जो वीडियो है मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ 1857 टू 1947। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, मैं आपको किसी भी टॉपिक का डिटेल्ड नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं आपको एक ब्रीफ एनालिसिस दे रही हूँ कि हमें हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि जब तक कि हम उसको समझेंगे नहीं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिर्फ हिस्ट्री को याद करने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, डेट याद कर ली, ठीक है, इससे आप प्री तो निकाल लेंगे, लेकिन जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। आपको माइंड में फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, फंडे क्लियर होने चाहिए कि हमें क्या लिखना है। क्योंकि वहाँ जो आपको क्वेश्चन आएगा वो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने कहीं पढ़ा हुआ है, बल्कि आपको उसका आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। और आंसर आप तभी फ्रेम कर पाएंगे जब आपने चीज़ों को समझा होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। क्योंकि कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं होती है, उसके हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हम उस रीज़न तक के पहुंच सकते हैं और हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि फिर हमें अपना आंसर कैसे बनाना है। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आंसर आपको फ्रेम करना है, आपको लिखना है। वो आप तभी लिख पाओगे जब आपको उसके आगे की कुछ चीज़ें पता होगी और पीछे की कुछ चीज़ें पता होगी। क्योंकि जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है वो उसकी पिछली चीज़ों से बनता है, और जब हम कंक्लूड करते हैं तो हम उसके बाद क्या हुआ था उसका रेफरेंस देते हुए कंक्लूड करते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का और ये फंडे आपके क्लियर करने का मकसद यही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि हाँ एक्चुअली में ये चीज़ें हुई थी। अब उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर कौन कौन सी डेट्स हैं, वो तो हम कभी भी याद कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आंसर की बॉडी बन जाएगी। लेकिन जब तक कि आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी, और ये जो मैंने पूरा कंक्लूजन निकाला है ये मैंने अपनी स्टडी से निकाला है। जब मैं तैयारी कर रही थी तो उस दौरान मैंने पढ़ते समय जो भी एनालिसिस किया, जो मैंने कंक्लूजन निकाला, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ 1857 टू 1947। एक ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 1857 में हमने देखा कि ब्रिटिश आधिपत्य की भारत में शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ब्रिटिश आधिपत्य की भारत में शुरुआत होने के बाद भारत के पॉलिटिकल बैकग्राउंड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जैसे ही एकदम से ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश आधिपत्य आया और फिर हमारा नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया, बल्कि उसके पीछे एक बैकग्राउंड रहा है, एक पूरी, आप अगर उसको देखेंगे तो एक कहानी है। 1773 से लेकर के अगर हम देखें प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तब से लेके 1857 तक के अंग्रेजों को काफ़ी टाइम हो गया था, 60-70 साल हो गए थे भारत में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल करते हुए। डायरेक्टली 1857 से करेंगे, इनडायरेक्टली कंपनी के रूप में वो लोग 1773 से ही कर रहे थे। तो जो अंग्रेजों के विरुद्ध या अंग्रेजों की जो नीतियां थी उससे कहीं ना कहीं भारत की जनता रुष्ट थी। 1857 में जब भारत पर पूरी तरह से अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, तो ये जो छोटी छोटी भावनाएं थी वो फिर एक विद्रोह के रूप में सामने आने लगी। तो 1857 के बाद आप देखिएगा कि जो ये छोटे मोटे विद्रोह थे ये शुरू हो गए, और अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनके प्रति जो भारतीयों का रोष था वो इन छोटे छोटे विद्रोहों के थ्रू, गुटों के थ्रू निकलने लगा था। क्योंकि उस समय तक भारत में शिक्षा का उतना प्रचार नहीं हुआ था कि कोई शिक्षित व्यक्ति आए और भारतीयों को एक सही दिशा दे सके कि उन्हें रूल कैसे करना है, उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, अपनी मांगे कैसी रखनी है। केवल उस समय जो छोटे मोटे वर्ग थे, चाहे वो आप नील विद्रोह ले लो, चाहे पागलपंथियों का विद्रोह ले लो, ये ऐसे छोटे मोटे विद्रोह थे जो अपनी जनजातियों के विद्रोह जनरली थे इसमें, जो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते रहते थे और इनके आंदोलन बहुत ही जल्दी दबा दिए जाते थे। तो 1857 के बाद में ये दौर स्टार्ट हुआ कि भारत में छोटे छोटे विद्रोह होने लगे, और साथ ही साथ जैसे कि हमने देखा हंटर कमीशन, कुछ एक्ट्स आए जिसके थ्रू भारत में शिक्षा का प्रसार हुआ। 1823 का जो हमारा एक्ट है उसके थ्रू भारत में शिक्षा का प्रसार होना स्टार्ट हुआ। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे कि भारतीय धीरे धीरे शिक्षित होने लगे, और जो पाश्चात्य संस्कृति थी, पाश्चात्य ज्ञान था, वो भारतीयों को मिलने लगा। समाचार पत्र प्रारंभ हुए, कई समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए,
जिसमें अंग्रेजों ने समर्थन किया। अगर भारतीयों ने समाज सुधार की डिमांड की तो अंग्रेजों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। संचार के माध्यमों का विकास हुआ। आप देखेंगे 1848 में जब डलहौजी भारत का गवर्नर बनता है तो वो भारत में कई ऐसे सुधार करता है, संचार की, तार की, रेलवे की, जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़ती है। कनेक्टिविटी बढ़ने से लोग एक दूसरे को जानने लगेंगे, पहचानेंगे, संपर्क बढ़ेगा, जिससे कि आगे हम उसका एक नेशनलाइज फॉर्म आगे हम देख सकेंगे। तो 1857 में भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य हुआ और साथ ही साथ 1857 के बाद कुछ सालों तक के धीरे धीरे ये सारी प्रोसेस चलती रही। अंग्रेजों ने रूल किया जिससे कि भारतीयों में रोष व्याप्त होता गया। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों ने आगे चल करके ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, वो एकाएक नहीं हो गई। इसीलिए ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपसे कई बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण थे। तो कोई एक कारण उसके लिए उत्तरदायी नहीं था कि कुछ एकदम से सडनली हो गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। जब तक कि भारतीय शिक्षित नहीं होते, जब तक दादा भाई नौरोजी ने जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसका अध्ययन नहीं किया होता, अगर वो पाश्चात्य संस्कृति ना पढ़ते तो वो कैसे धर्म का बहिर्लिंगम का सिद्धांत दे सकते थे। तो ये सारी चीज़ें एक इसके पीछे एक ब्रीफ हिस्ट्री है जो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में आगे चल करके परिणित हुई है। तो 1885 में आगे चलकर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब वो भी एकदम से नहीं हो जाती है। 1857 में अंग्रेजों का आधिपत्य, फिर ये छोटी छोटी चीज़ें, फिर छोटे छोटे एसोसिएशंस बनते हैं। उस एसोसिएशंस के आप ध्यान से देखें तो 3 केंद्र थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1875 में इंडियन लीग बनती है और फिर ये सब चीज़ें आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करती हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, तो अगर आप ये बैकग्राउंड पढ़ लेंगे और उसके बाद में आप अपनी बुक से स्टडी करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ ये एकदम से नहीं हुई है और आप इसका आंसर फ्रेम कर सकेंगे। उसके लिए आपको ना कोई पॉइंट याद करने की ज़रूरत है और ना कुछ अलग से करने की ज़रूरत है। आप अपना आंसर खुद फ्रेम कर सकते हैं कि इसके ये